Hello student, good morning. This is Anupama Labhe and I am here for your subject HRM, that is Human Resource Management. And our today's topic is functions of HRM, that is functions of Human Resource Management. As we already discussed the meaning, definition, significance of HRM, now it is very easy for us to understand the role or function of HRM. देखो हमने पहले ही देखी है कि क्या डेफिनेशन है, इसका महत्व क्या है, फिर बाद में ये देखा है ये क्या है, इसकी व्याख्या क्या है। ये पूरा हम लोगों ने जब पहले ही HRM में देख लिया है तो अभी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि उसके फंक्शंस क्या है या रोल क्या है. As the definition of HRM is based on what managers can do, in general sense, in all the organization, the functions which are performed by the managers are say. देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग हो स्मॉल हो, वहाँ पे जो मैनेजर्स के फंक्शन हैं वो नियर अबाउट एक जैसे ही होते हैं. तो क्या फंक्शंस है, क्या रोल है उनका, ये हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट इसमें हमारी नेक्स्ट स्लाइड में. वैसे HRM के जो फंक्शंस है उन्हें दो हिस्सों में बांटा जाता है. एक मैनेजरियल फंक्शंस एंड सेकेंड वन इज ऑपरेटिव फंक्शन. Now let us see what is the managerial functions. Managerial functions as all of you know, हमने पहले भी देखा है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है. ये इस तरह से जो मैनेजरियल फंक्शंस है वही है HRM के फंक्शंस पे, जिसे हम लोग मैनेजरियल फंक्शन कहेंगे. ऑपरेटिव फंक्शंस ये है जो सर्विस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ HRM. प्लानिंग क्या होता है, जैसे कि हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें पहले से कुछ डिसाइड करना पड़ता है. यानी फ्यूचर के बारे में पहले हम लोग जो डिसीजन लेते हैं फ्यूचर के बारे में, यानी क्या, मुझे ये अचीव करना है, मेरा ये गोल है. तो ये गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, दैट इज़ नोन एज प्लानिंग. देखिए प्लानिंग इज चॉकिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. यानी समझ लीजिए कि जैसे आपने डिसाइड किया है कि मुझे MCOM होने के बाद नेट सेट के एग्ज़ाम देनी है. तो नेट सेट के एग्ज़ाम अगर मुझे देनी है तो उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, उसकी पढ़ाई मैं अभी से शुरू कर दूँगी. यानी क्या है, किस तरह से वो उनका पेपर पैटर्न रहता है, कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए. ये इस तरह से जो हम एडवांस में तैयारी करते हैं दैट इज़ नोन एज प्लानिंग. इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू अचीव द गोल्स. But when we talk of organizational plannings, then it most involves the goals and objectives of organization. यहाँ पे हम लोग हमारे पर्सनल प्लानिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. मैनेजरियल फंक्शन है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात हो रही है. तो क्या है, जैसे प्लानिंग में क्या होता है, गोल्स क्या होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये देखा जाता है. एंड अकॉर्डिंगली हमें वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किस तरह से पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, किस तरह से प्रोग्राम्स हम लोगों को अरेंज करने हैं, वो देखा जाता है. और उसी को ही कहते हैं प्लानिंग. We can say that planning is future oriented and directs at each level to achieve desired goals. देखिए ये क्या है, प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब ही ये होता है कि आगे के बारे में देख के इसे बनाया जाता है. यानी आगे जाके ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो हम लोगों ने अभी से किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर्ड होना है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हम लोगों को अभी पता है कि ऐसे लॉकडाउन का पीरियड आने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन हम लोग पहले से ही तैयार कर लेते हैं. प्रिपरेशन कैसे तैयार हो जाती है कि मुझे ये जो पीरियड बताया गया, फॉर एग्जांपल लीजिए 15 डेज़ का लॉकडाउन आपके एरिया में डिक्लेयर हो गया है, आपकी सिटी में, टाउन में डिक्लेयर हो गया है. अब ये जो डिक्लेयर हो गया है तो इस पीरियड में क्या क्या मुझे मिलने वाला है और क्या क्या मुझे मिलने वाला नहीं है. जो मिलने वाला नहीं है लेकिन मुझे जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है वो मैं अभी से स्टोर करके रख दूँगी. 15 डेज़ की जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस तरह से मैं अभी वो चीज़ें जो है वो ख़रीद के रख दूँगी. क्यों रख रही हूँ, क्योंकि आगे के बारे में सोच के, आगे के बारे में यानी क्या,
अभी मुझे उसकी ज़रूरत है क्या, नहीं, लेकिन 15 दिन में मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसी तरह से जो हमने हमारे लेवल पे प्लानिंग की है, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे प्लानिंग करती है। लेकिन ये प्लानिंग किस लिए होती है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव करने के लिए। ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग फंक्शन। तो जो बाकी के जो फंक्शंस है, जैसे हमने कहा है ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, ये पूरे के पूरे जो फंक्शंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग इज़ द फर्स्ट प्रोसेस। जब प्लानिंग हमारी फर्स्ट प्रोसेस है तो ऑब्वियसली ये बेस है जिसके ऊपर ऑल अदर फंक्शंस आर डिपेंडेंट। चलो आगे के देखते हैं कौन से फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ये जो ऑर्गेनाइजिंग है उसमें क्या है, हम लोग एक स्ट्रक्चर एंड अलोकेशन ऑफ जॉब्स इज इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग बनाते हैं, और वहाँ पे किस तरह से जॉब्स होंगे वो देखते हैं। बराबर है। जैसे कि आपकी बहुत बड़ी फर्म है तो आप देखोगे कि आपके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होने ज़रूरी है। अलग अलग डिपार्टमेंट है तो उसे काम करने के लिए आपको अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये काम इनके थ्रू होगा, वो काम उनके थ्रू होगा, इस तरह से देखा जाता है। लेकिन अगर आपके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही व्यक्ति बहुत सारे कामों को हैंडल कर सकता है। तो इस तरह से कि क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से जॉब्स होंगे, that is decided under the function of organizing. It is the process through which each subordinate gets a specific task. Well structured departments are formed. देखिए क्या क्या होता है इसमें, जितने भी आपने जो अपॉइंट किए हुए एम्प्लॉयज़ है उन्हें एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है कि ये आपको ये करना है। फिर बाद में कितने सारे डिपार्टमेंट्स होंगे वो बनाए जाते हैं। फिर रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कौन अकाउंटेबल रहेगा, किसे क्या करना है, तो ये रिलेशनशिप में सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट इज़ डिफाइंड। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ फॉर्मुलेटेड। देखिए, अगर इसके एब्सेंस में वो वर्क परफॉर्म करने की अथॉरिटी किसे दी जा सकती है ये भी बताया जाता है। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर इस्टेब्लिश्ड। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस यानी क्या है, किस तरह से अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ये पूरे के पूरे चैनल्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट इज़ डिसाइडेड। ये देखिए, इंडिविजुअली अगर वो काम परफॉर्म कर भी रहे हैं, लेकिन जब तक कि उनका कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है तब तक के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से जो वर्क है एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसे अच्छी तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। फिर देखिए आगे क्या हो रहा है। अब हमें ये जो हमने जॉब डिज़ाइन किया हुआ है, जो अलोकेट करना है पर्सन को उनका वर्क, उसे कहा जाता है स्टाफिंग। बराबर है। तो ये स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग यानी प्रॉपर पर्सन की प्रॉपर प्लेस पे अपॉइंटमेंट करना। जैसे अंडर स्टाफिंग द रोल ऑफ मैनेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपने राइट पर्सन सिलेक्ट किया है, राइट प्लेस पे उसे अपॉइंट किया गया हुआ है, तो ही उससे मिलने वाला आउटपुट जो होगा वो बेस्ट होगा। अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन ही गलत हो गया है, या सिलेक्शन प्रॉपर है लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट है वो गलत प्लेस पे हो गई है, तो भी उससे मिलने वाला जो रिटर्न्स रहेगा वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा। इसीलिए ये कहा जाता है अंडर स्टाफिंग द रोल ऑफ मैनेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इन्वॉल्व सिलेक्शन। देखिए, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, टिल एग्जिट, यानी जब तक कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तब तक कि आपको उसको ट्रेनिंग करना है, मोटिवेट करना है, उसके प्रमोशन के बारे में देखना है, और फिर बाद में उसकी रिटायरमेंट तक के, या तो आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहा है तब तक के ये मैनेजर का रोल उस एम्प्लॉयज़ की तरफ कंटिन्यूसली बना रहता है। इट इज़ अ वेरी क्रूशियल प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। देखिए, ये हम लोगों को तो लगता है कि हमने ये राइट पर्सन को ये राइट जॉब के लिए सिलेक्ट किया है, लेकिन क्या हरदम ऐसा ही होता है? नहीं। तो ये देखना भी
लोगों को पहचानना और उनको बराबर से उनकी जो क्वालिटीज़ है उससे आइडेंटिफाई करके उसे प्रॉपर पोस्ट पे रखना या अपॉइंट करना, ये सही में एक बहुत ही क्रूशियल टास्क होता है। दिस इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस बिकॉज राइट फ्रॉम डिसाइडिंग व्हाट टाइप ऑफ पीपल शुड बी हायर। देखिए, ये जो स्टाफिंग की जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होती है? वो बिल्कुल रिक्रूटमेंट से शुरू होती है। हायर यानी एम्प्लॉयज़ को, आप कौन से एम्प्लॉयज़ को आपको हायर करना है, यहाँ से डिसीजन लेना होता है। फिर रिक्रूट कैसे करना है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि उन्हें आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है सो दैट द राइट कैंडिडेट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द अप्लीकेशंस। देखिए, तो ये जो है रिक्रूटमेंट के मतलब ये होता है कि राइट पीपल को अट्रैक्ट करना और उन्हें अपनी कंपनी में अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित करना। एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। देखिए, अब बाद में रिक्रूटमेंट हो गई, जैसे रिक्रूटमेंट ख़त्म होता है तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। फिर वो सिलेक्शन के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, किस तरह से, कौन से बेसिस पे हम लोगों को पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है वो देखना है। फिर बाद में हमें ये भी देखना है हाउ टू रिक्रूट एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, उसने फिर किस तरह से काम करना है। फिर कॉम्पनसेशन आता है, उसे किस तरह से रेम्यूनरेट करना है। फिर इवैल्यूएटिंग हिज परफॉर्मेंस। देखिए, स्टैंडर्ड्स जो है वो हमने बनाए हुए हैं कि ये पर्टिकुलर जॉब है तो उसको ये परफॉर्म करना है। फिर अकॉर्डिंगली उसका परफॉर्मेंस है कि नहीं, उसको इवैल्यूएट करना है। काउंसलिंग एट प्रॉपर टाइम, अगर देख रहे हैं कि उसका मोरल जो है वो डाउन होते जा रहा है या उसकी जो क्वालिटीज़ है वो अप टू मार्क नहीं है, उसका रीज़न क्या है ये जानना है, या कुछ अनरेस्ट क्रिएट हो गई है ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रॉपर काउंसलिंग, या तो उससे कोई इश्यूज़ है पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को तो वो सॉर्ट आउट करना, ये भी HRM का अंडर द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग रोल रहता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देखिए, जिनको अपॉइंट किया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्हें हर दम अपग्रेड करना है। दैट रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर ऑल द टास्क विच आर इन्वॉल्व इन स्टाफिंग फंक्शन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं उनके फंक्शंस की। उसमें आया हुआ है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। देखिए, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग क्या होता है? जैसे कि आपने अपॉइंट किया है, अपॉइंट कर दिया और उनको अपना काम बता दिया और उन्हें छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। तो हर स्टेज पे हमें उन लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना ज़रूरी है, डायरेक्शन देनी ज़रूरी है, सो दैट देयर एफर्ट शुड बी इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। क्योंकि हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और ये गोल्स का अचीव करने के लिए हमें जो हम लोगों ने पीपल को एम्प्लॉय किया है उनसे हमें काम करवाना है, और वो काम करवाने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड देम डायरेक्शंस एंड दैट comes under directing, or you may say the leading. Directing is the process through which the manager activates the group efforts to achieve the desired goals. It is a function which involves getting subordinate to get the job done, maintaining morale, motivating subordinates, etc. for achieving the organizational goals. तो ये डायरेक्शन में क्या क्या आता है? देखिए, उनसे हमें काम करवा लेना है, उनका मॉरल जो है वो हमें हाई मेंटेन करना है, उन्हें मोटिवेट करना है काम करने के लिए। तो ये पूरे के पूरे जो काम है दैट कम्स अंडर द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। आगे देखिए हमें क्या बताया गया है। ये है कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग के बाद क्या आ रहा है? कंट्रोलिंग। इट इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टेट स्टैंडर्ड्स। हमें क्या करना है? हमारा यानी जो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस है उसे कंपेयर करना है जो हमने स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट किए हैं उनके साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं कि ईच जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनसे हमें आउटपुट क्या मिलना है। उस तरह से उससे जो पर्टिकुलर जॉब के लिए जो सुटेबल कैंडिडेट होता है उसकी अपॉइंटमेंट होती है,
और फिर उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या उसका परफॉर्मेंस अप टू मार्क या अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स विच आर सेट ऑलरेडी वो है कि नहीं है। अगर वहाँ पे कोई डेविएशन दिखता है, डिफरेंसेस दिखते हैं, तो हमें उसके रीजंस फाइंड आउट करने हैं और करेक्टिव एक्शंस जो है वो लेनी है, एंड दैट इज़ नोन एज कंट्रोलिंग। देखिए, हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे गोल्स को फॉर्मुलेट किया है, उसे अचीव करने के लिए हमने हमारे कुछ पॉलिसीज़ है, कुछ प्लान्स है, उसे चॉक आउट किया है। फिर हो सकता है जो पॉलिसीज़, जो स्ट्रेटजीज़, जो प्लानिंग हमने बनाया हुआ है वो हमारे वो जो स्टैंडर्ड्स है उसे अचीव करने के लिए बराबर नहीं है। तो हो सकता है हमारा पॉलिसीज़ भी हमें चेंज करने पड़े, हमारे स्ट्रेटजीज़ भी चेंज करें। तो ये हरदम देखा जाता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसी के साथ हमारी जो एक्शन है वो जा रही है या नहीं जा रही। अगर नहीं जा रही है तो क्यों नहीं जा रही है उसके बारे में रीजंस देखे जाते हैं, और जो डेविएशंस है उसे बराबर करने के लिए करेक्टिव एक्शंस जो है वो ली जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेटिव फंक्शन। देखिए, अभी तक के हमने कौन से फंक्शंस देखे हैं? मैनेजरियल फंक्शंस। अभी हमें कौन से देखने हैं? ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं, फिर बाद में उसमें क्या क्या आता है वो भी देखते हैं। दीज आर द फंक्शंस विच आर रिलेवेंट टू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। देखिए, अभी तक ने हमने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजरियल फंक्शंस क्या होते हैं वो देखी है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे डिपार्टमेंट वाइज हम लोग उसे क्या करते हैं? सेगमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को। तो ये जो डिपार्टमेंट्स है उनके लिए जो फंक्शंस है मैनेजर्स के, उसे कहा जाता है ऑपरेटिव फंक्शंस। These functions vary from department to department, depending on the nature of the department. बिल्कुल, कैसा डिपार्टमेंट है, क्या है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी, फाइनेंस है तो उसके लिए अलग होगी, मार्केटिंग है तो उसके लिए अलग होगी। तो इस तरह से डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट क्या होगी, ये फंक्शंस जो है वो चेंज होते जाएंगे। इट एम्स एट एंश्योरिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब्स एट राइट टाइम्स। लेकिन एक जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि राइट पीपल की राइट जॉब के लिए और राइट टाइम पे अपॉइंटमेंट हो, वो तो सेम ही रहेगी। एंड दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग फंक्शंस। अब कौन से फंक्शंस आते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस में, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे इसमें प्रोक्योरमेंट। क्या है प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट ये होती है कि हम लोगों को किस तरह के पीपल यानी हमारे यहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो किस तरह के होने चाहिए, किस नंबर में होने चाहिए। देखिए, ओवर स्टाफिंग भी हो गया, ज़्यादा लोग अपॉइंट कर दिए तो भी प्रॉब्लम जाएगी, कम लोग कर दिए तो भी प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए अप्रोप्रिएट नंबर की अपॉइंटमेंट करना आर प्लेस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी बराबर लोग, दैट मीन्स काइंड ऑफ पीपल, दैट मीन्स द क्वालिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ अ पीपल मस्ट बी परफेक्ट फॉर दैट जॉब, और अप्रोप्रिएट नंबर में ही हम लोगों को इनकी अपॉइंटमेंट करनी है। दैट इज़ नोन एज प्रोक्योरमेंट। टू परफॉर्म दिस फंक्शन इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ लाइक मैन पावर प्लानिंग। देखिए, कितने नंबर यानी कितने एम्प्लॉयज़ को हमें अपॉइंटमेंट करनी है, कितने लोगों की हमें अपॉइंटमेंट करनी है, इसलिए हमें पहले देखना पड़ता है कि ये जॉब परफॉर्म करने के लिए हमें कितनी मैन पावर लगेगी, फिर उन्हें रिक्रूट कहाँ से करना है, फिर उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, फिर उनकी प्लेसमेंट यानी राइट जॉब के लिए राइट पर्सन की प्लेसमेंट करना, इंडक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। इंडक्शन और ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि जो नई न्यू एम्प्लॉय है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोटली अननोन है, उसे आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में मालूम नहीं है, उसे फैमिलियराइज करना कंपनी के वर्क के लिए या कंपनी के एनवायरनमेंट के लिए, सो दैट ही कैन कंफर्टेबली परफॉर्म हिज वर्क। देन होता है आपका सेकंड जो ऑपरेटिव फंक्शन है, उसमें आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है, यानी एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। जैसे हमने एक बार अपॉइंट कर दिया है राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब किया है, लेकिन जैसे सिचुएशन चेंज होती है, जॉब की एक्सपेक्टेशंस भी एम्प्लॉयज़ से जो है वो बदलती रहती है, और इस चेंजिंग सिचुएशन के लिए आपका जो एम्प्लॉय है वो फिट हो, इसलिए आपको उसको डेवलप करना ज़रूरी होता है।
So it is very important for the organization to keep its employees updated to perform the work in better manner. Development is an activity which tries to improve the knowledge, skills, aptitude and values of employees so as to enable them to perform their jobs. बराबर है. क्या है डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? उसका नॉलेज जो है वह इम्प्रूव हो. देखिए हरदम हम लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं. कई बार हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सी फील्ड्स में जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो आउटडेटेड हो गया है. तो इसलिए हमें अपडेटेड नॉलेज की ज़रूरत है. स्किल्स भी हम लोगों ने देखी है कि अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस वी हैव टू अपग्रेड अवर स्किल्स. एप्टीट्यूड है, वैल्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ये क्या है, ये सब कुछ जो है उसमें हमें डेवलपमेंट लानी ज़रूरी है सो दैट द एम्प्लॉय कैन परफॉर्म हिज जॉब इन अ बेटर मैनर. दिस फंक्शंस में कंप्राइज ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़. देखिए अब हमें उसको डेवलप करना है तो वी मस्ट हैव टू प्रोवाइड देम द ट्रेनिंग. एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग भी ज़रूरी है टू डेवलप मैनेजर्स. सिर्फ बॉटम लेवल एम्प्लॉयज़ को ही हम लोगों को ट्रेनिंग देनी है ये ज़रूरी नहीं है. तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग भी ज़रूरी है मैनेजर्स की डेवलपमेंट के लिए. एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टू स्ट्राइक अ बेटर फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कल्चर एंड एम्प्लॉयज़. इसीलिए ज़रूरी होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर है उसके साथ पूरे के पूरे एम्प्लॉयज़ जो है वो फिट हो सके. नेक्स्ट देखिए क्या आ रहा है, मेंटेनेंस. मेंटेनेंस क्या होती है? जैसे मैंने आपको कहा था कि एम्प्लॉयज़ टर्नओवर या तो हम लोग जिसे कहते हैं लेबर टर्नओवर, ये जितना ज़्यादा होगा कंपनी में उतना नाम खराब होता है. तो आपने जो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया है उन्हें आपके पास रखना ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो भी आपके यहाँ पे क्या हो, स्टिक हो, लॉयलिटी उनकी मेंटेन रहे. इट इज़ कंसर्न विथ प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग एम्प्लॉयज़ व्हाइल एट वर्क. उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उन्हें प्रमोट करना है, उनके इंटरेस्ट को यू हैव टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, यू हैव टू प्रमोट देम. अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ही वो एम्प्लॉय जो होगा वो मोटिवेट होगा फॉर गिविंग हिज बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन. And for this purpose, various benefits such as housing, medical, educational, transport facilities, etc. are provided to employees. देखिए सिर्फ सैलरी ही देना ये ज़रूरी नहीं होता है. तो अदर बेनिफिट्स जैसे कि समझ लीजिए आप ऐसे सिटी में रह रहे हो कि जहाँ पे घरों की प्रॉब्लम है, हाउसिंग यानी जो फैसिलिटी है वो यदि कंपनी देती है तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहता है. मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको कंपनी के थ्रू मिल रही है. एजुकेशन जो आपके बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे दी जा रही है. फिर अगर देखिए आपका जो प्लांट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आउट ऑफ द सिटी है तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है. तो ये सब कुछ जो फैसिलिटीज़ है वो मॉरल मेंटेन करता है एक एम्प्लॉय का. Several social security measures such as provident fund, pension, gratuity, group insurance etc. are also arranged. कई कंपनियां ये भी फैसिलिटीज़ साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं. तो हम लोग ये कह सकते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ HRM आर परफॉर्म्ड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बी लार्ज और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शंस है ये एक साथ यानी हम लोग HRM को परफॉर्म करने हैं, अलग अलग नहीं है वो. और वो एक तो छोटी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना वर्क स्मूथली रन करने के लिए HRM के जो फंक्शंस है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. ओके, थैंक यू. अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट होगी तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे.